मनोरंजन मंडळ इचलकरंजी, श्री दगडूलाल मर्दा फाउंडेशन व रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी सेंट्रल यांच्या संयुक्त विद्यमानाने आज या सभागृहामध्ये मनोरंजन आणि प्रबोधन व्याख्यानमाला वर्ष 44वे 7वं पुष्प गुंफण्याकरिता उपस्थित असलेले प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल गनी इमारतवाले, रोटरी सेंट्रलचे सहाय्यक प्रांतपाल CA नागनाथ बसुदे, दगडूलाल मर्दा फाउंडेशनचे विश्वस्त श्यामसुंदरजी मर्दा, प्रायोजक अभिजित होगाडे, मनोरंजन मंडळाचे माजी अध्यक्ष गजरे, त्याचबरोबर इथे उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर, प्रेक्षक, श्रोते, सर्वांना वंदन. आज ह्या 7व्या पुष्पामध्ये प्राध्यापक डॉक्टर अब्दुल गनी इमारतवाले आपल्याला मराठा आदिलशाही परस्पर संबंध व छत्रपती शिवरायांच्या राजवटी याविषयी आपलं व्याख्यान देणार आहेत. आज त्यांचा मी परिचय करून देतोय. MA MPhil PhD हिस्ट्री अँड आर्किओलॉजीमध्ये त्यांनी केलेले आहेत. तसंच MA त्यांनी पार्शियन भाषेमध्ये देखील केलेलं आहे. सध्या ते रिटायर प्रोफेसर आहेत. अंजुमन डिग्री कॉलेज विजापूरमधून त्यांनी अध्यापन करून नुकतंच 1 वर्ष झालं रिटायरमेंट घेतलेलं आहे. हिस्टोरियन इन द डेक्कन हिस्ट्री विथ स्पेशल रेफरन्स टू द आदिलशाही ऑफ विजापूर हा त्यांचं स्पेशलायझेशन आहे. एमिनेंट पर्सनॅलिटी आहे, वेल नोन स्कॉलर आहे. शिवाजी विद्यापीठामधून त्यांनी PhD प्राप्त केलेलं आहे आणि विद्यापीठामध्ये PhDला प्रबंध सादर केलेला होता. त्याचं शीर्षक होतं मराठा आदिलशाही परस्पर संबंध व छत्रपती शिवरायांच्या राजवटी. वेगवेगळ्या सेमिनारमधून 51 रिसर्च पेपर नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलला त्यांनी प्रेझेंट केलेले आहेत. 5 पुस्तकं लिहिलेली आहेत. त्याच्यामध्ये हिस्ट्री ऑफ विजापूर, त्यानंतर स्टडीज इन मेडिवल विजापूर, हजरत अब्दुल रजाक हे देखील त्यांचं प्रसिद्ध पुस्तक आहे. बिजापूर वॉटर वर्क्स विथ अ स्पेशल रेफरन्स टू द ताजबंदी, स्टडीज इन बिजापूर सुलतानीत हे त्यांची गाजलेली पुस्तकं आहेत. सध्या 3 पुस्तकं प्रेसमध्ये आहेत. पूर्ण भारतामधून नव्हे संपूर्ण जगामधून इतिहास संशोधन करणारे जे विद्यार्थी आहेत ते आपले इमारतवाले सर आहेत ना, यांच्याकडं ते संदर्भासाठी रेफरन्ससाठी येत असतात. 2 वर्षे त्यांनी कोल्हापूरमध्ये वास्तव केलेलं आहे आणि आजचा विषय त्यांनी जो मांडलेला आहे तो पूर्ण संशोधात्मक त्यांनी विषय तयार केलेला आहे. त्याच्यामध्ये त्यांचे जे आर्टिकल्स आहेत ते वेगवेगळ्या मॅगझिनमधून, वेगवेगळ्या विद्यापीठामधून पूर्ण इंटरनॅशनल लेवलला मांडलेले आहेत. ॲज पर डाटा ऑफ अकॅडेमा एज्युकेशन सन फ्रान्सिस्को CA USA टिल डेट थ्रूआउट वर्ल्ड हिज रिसर्चर अटॅच टू द स्कॉलर्स. संपूर्ण जगामध्ये त्यांचे रिसर्च पेपर पब्लिश आहेत. अनेक विद्यार्थी त्यांचे रिसर्च पेपर फॉलो करतात. आजही इंटरनेटवरती त्यांचे रिसर्च पेपर आहेत. पुस्तकं सर देखील अवेलेबल आहेत. वेगवेगळ्या महाविद्यालयामध्ये त्यांची पुस्तकं आहेत. विद्यापीठाच्या रेफरन्स बुक्सला देखील त्यांची पुस्तकं लावलेली आहेत. असं आज एक वर्ल्ड वाईड एमिनेंट पर्सनॅलिटी आपल्याला व्याख्याते म्हणून लाभलेले आहेत. मी आपल्या सर्वांच्या वतीनं त्यांचं मनस्वी स्वागत करतो आणि सरांना आपल्यासमोर सादर करतोय. धन्यवाद. Respected Sri Sanjay sir, the coordinator of this program, 10 days program, an esteemed friend of mine, जो मेरे दोस्त हैं, गहरे दोस्त, डॉक्टर प्रशांत कांबले सर, प्रिंसिपल, और जो इसके ये सब मिलाकर जो यहाँ पे संघ हैं, संस्थान हैं, मनोरंजन मंडल इचलकरंजी, जो मेंबरान हैं, एस्टीम्ड मेंबर्स मनोरंजन मंडल, श्री दगड़ लाल दिस मर्दा फाउंडेशन, एस्टीम्ड मेंबर्स ऑफ रोटरी क्लब ऑफ इचलकरंजी, द सेंट्रल, the honorable citizens of Ichalkaranji, the learned, the participants here, the media persons, and the other interested persons who took part in this program. असल में इस एरिया से मैं बहुत नज़दीक हूँ, इंटीमेट मेरे रिलेशंस रहे हैं यहाँ के लोगों से,
क्योंकि 2000 से लेकर 2002 तक मैं यहाँ पे शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर में मुझे फेलोशिप मिली थी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। मेरी पीएचडी का रिसर्च पूरा करना था। 2 साल मैं यहीं पे रहा हूँ। मराठी वगैरह अच्छी तरह से समझता हूँ, फिर गैप हो गया, इसलिए फिर ये मराठी एरिया से फिर कर्नाटक में वहाँ पे रहना पड़ा, इसलिए ज़रा पूरा सीख नहीं पाया। ये जो मराठी लैंग्वेज है, स्वीट लैंग्वेज है, मैं अच्छा समझता हूँ, पढ़ भी लेता हूँ। कहाँ भी अगर मुश्किल पड़ी तो जो लर्नेड लोग हैं उनसे कंसल्टेशन, हमारे पास बीजापुर में भी बहुत से लोग मराठी जानते हैं, अच्छे स्कॉलर्स भी हमारे पास 2-4 हाई स्कूल टीचर्स वगैरह जो पुराने लोग हैं, उनसे मदद भी मैं अपने रिसर्च में लेते रहता हूँ। तो फिर यहाँ पे के लोगों की वजह से मुझे बहुत हेल्प मिला, ख़ास करके कांबले सर हिस्ट्री के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, बाद में भोसले सर थे, खणे सर, पारेकर मैडम हैं, पाटिल मैडम हैं, ये सब लोग ख़ास करके वो कर्नाटक के जो भी स्टूडेंट्स आते थे, ये रिसर्च स्कॉलर्स आते थे, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट वो देते थे। ये अच्छा वर्क करते हैं, उनका एक ऐसा मानना था। और एक लोहार सर भी रिटायर हुए, वो बार बार बोलते थे, इमारत वाले तुम आने वाले दिनों में एक बहुत बड़े इतिहासकार होगे। बड़ा तो नहीं बन सका, उतना बड़ा स्कॉलर या इतिहासकार तो नहीं बन सका, बहुत से लोग जानते हैं, काम करने की वजह से है, जो काम करता है उसे लोग जानते ही हैं, उसके काम को सराहते हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। तो यहाँ के जो एंथुजियास्टिक लोग हैं, पुरजोश जोश भरे जो लोग हैं, इनके वजह से काफ़ी कुछ मुझे असिस्टेंस मिला या इंस्पिरेशन मिला। इसके वजह से मेरे स्टडीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा। और पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च में भी मेरा ज़रा हर तरफ इंटरनेशनल लेवल पे काम हुआ। तो ये मेरे जो इंस्पिरेशन है, बेसिक इंस्पिरेशन जो है, यहाँ के लोग, इस एरिया के लोग, या ये कोल्हापुर, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र के लोग, इनके तरफ से इंस्पिरेशन मुझे बहुत मिला। ये जो प्रोग्राम है 2 साल पहले ही मुझे दावत मिली थी इसकी। आइए आप हमें से एक 10 दिन का प्रोग्राम हम मनाते हैं। हमारे प्रशांत सर मुझे बोले थे, अनफॉर्चुनेट थिंग क्या हुआ, वो कोविड आउटब्रेक फर्स्ट फेस वो हुआ, इसके वजह से फिर आगे पीछे देख रहे सर, हम पोस्टपोन कर रहे हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, फिर बाद में सब बंदी हुआ। उसके साथ कंजिक्यूटिवली सेकंड फेज़ भी आया, कोविड का सेकंड फेज़ आया, होते होते 2 साल तो निकल गए। तो फिर मैं बहुत नसीब वाला समझता हूँ, इस साल ये प्रोग्राम शुरू हुआ और आपसे मिलने का मुझे मौका मिला। नहीं तो फिर सब इंसानियत, मानवता जो है उसका तो रिबॉर्न हो गया ये कोविड की वजह से। जो भी प्रोग्राम्स थे, जो भी हमारे जो मकासद थे, ये सब एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम भी उसी का एक हिस्सा है। तो उसके अलावा ये जो एरिया है, ख़ास करके ये मेरठ, जयसिंहपुर, ये आपका ये इचलकरंजी है, कोल्हापुर है, और एट लार्जर आप देखेंगे तो ये कोल्हापुर के बाद ये वेस्टर्न महाराष्ट्र है। इसकी जो इतिहास है बहुत ही क्या बोलेंगे उसे, सेलिब्रेटेड इतिहास है। और यहाँ से इंटरनेशनल पोर्ट्स थे, ये चेवुल है, दाबुल है, ये रत्नागिरी है, उसके अलावा फिर राजापुर, ये सब, ये गोवा तक, ये वेस्टर्न पेनिनसुला जो है, इसके वजह से यहाँ के लोगों की भी सोच, ये जो वेस्टर्न महाराष्ट्र के जो लोग हैं, इनकी सोच भी इंटरनेशनल है। इनका जो विज़न है ये बहुत विश्व का जो एक वर्ल्ड विज़न जो है, यूनिवर्सल विज़न आपको मिलेगा। ये क्यों होता है कि यहाँ के लोगों को, ये ख़ास करके वेस्टर्न पेनिनसुला जो है, ये समुद्री जो इलाका है, ये ख़ास करके वेस्टर्न ये डेक्कन का जो इलाका है, यहाँ पे बहुत से लोग यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, ये रसिया से सब आकर यहाँ पे बसते थे। कई ज्यूज़ थे हमारे पास, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र में कई ज्यूज़ थे, क्रिश्चियंस थे। वो बाद में ये जो मॉडर्न टाइम्स जो शुरू हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके बाद उनकी पॉपुलेशन हमारे एरिया से कम हुई। इसके वजह से एक कॉस्मोपॉलिटन नेचर, सिंक्रेटिक जो संगम है,
जो कल्चरल संगम है आपको इस एरिया में आपको ज़्यादा मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। एक आदमी से दूसरे आदमी को समझने की जो बात है, अंडरस्टैंडिंग आपको मिलेगी। और यहाँ पे जो नम्रता है, मतलब जो एक पॉजिटिविटी जो है और एक जो हमदर्दी है, मोहब्बत से बात करना है, यहाँ के लोगों में आपको ज़्यादा मिलेगा। आप दिल्ली जाएंगे, बहुत से लोग गए होंगे, ऐसा लगता है कि उनके ज़बान से पत्थर निकल रहे हैं, फूल नहीं, पत्थर निकल रहे हैं। और अगर हमारे पास वक्त वगैरह, हमारे पास ज़्यादा वक्त है तो ऐसा होता है, एक हम कहाँ भी जाने वाले हैं तो फलां फलां पता है, मुझे जाना है अगर बोले तो, अगर हमारे पास वक्त है तो हमारा आदमी उसे ले जाके वहाँ तक पहुँचाता है, या उसके बाइक को अपने बाइक पे बटा के ले जाके पहुँचाता है। वहाँ पे अगर दिल्ली वगैरह मेरे साथ भी हुआ है, फलां जाना है, यहाँ बाजू ही है साहब, 2 मिनट में पहुँचेंगे आप, वो 2 मिनट 2 किलोमीटर रहता है। तो ऐसे लोग वो उत्तर भारत के, ये हमारी जो संस्कृति है, दक्कन की जो संस्कृति है, दक्षिण भारत की संस्कृति है, बहुत ये अपील करने वाली संस्कृति है, इसलिए कि यहाँ पे लोग कई सालों से, कई सदियों से, कई सेंचुरीज से मिलजुल कर रहते हैं। इसीलिए ये सब वातावरण मध्यकाल से, प्राचीन काल से मध्यकाल तक आया, आज तक हमारे पास है वो। तो ये जो एरिया है, ये आदिल शाही के अंडर भी था, उससे पहले बहमनीस के अंडर भी था, उससे पहले मोहम्मद बिन तगलक के अंडर में भी था, खलजी के भी, अलाउद्दीन खलजी और उसका बेटा मुबारक खलजी 1316 तक ये एरिया में उनकी हुकूमतें रही है। तो ये रिच एंटीक्विटी इस एरिया पे आपको मिलते हैं इस यहाँ पे। इसके अलावा एक मुंबई यूनिवर्सिटी से एक 1939 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी जर्नल में यहाँ के एक 3 शासन पत्थर पे जो लिखे रहते हैं ना, उसे कतबात बोलते हैं, इंस्क्रिप्शंस भी बोलते हैं उसे, बाइलिंगुअल इंस्क्रिप्शंस मिले। उस इंस्क्रिप्शंस में आदिल शाही इंस्क्रिप्शंस हैं, वो शासन बोलते हैं उसे, मराठी में शासन बोलते हैं, कन्नड़ में भी शासन बोलते हैं। वो पत्थर पे जो लिखा रहता है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स, फरमान्स। तो आधा जो फरमान था वो पर्शियन था और बाद में मराठी था। ऐसे 3 फरमान आपके इलाके से मिले। वो कोई PWD ऑफिस में थे, वहाँ से फिर कोल्हापुर के PW ऑफिस में उसे शिफ्ट किया गया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स BD वर्मा और दूसरे लोग उस पर काम भी किए हैं। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये एरिया बहुत तारीखी ऐतिहासिक एरिया है। ये रीजन, ये इतिहास में, दक्षिण भारत के इतिहास में इसका बहुत महत्व है। ख़ास करके आपके इलाका जयसिंहपुर और ये दूसरे सब कोल्हापुर वगैरह, पूरा वेस्टर्न महाराष्ट्र ये मैं कह रहा हूँ। तो फिर इसके अलावा ये जो रिलीजियस, तो ये सब चीज़ें हो गई, ये माफ़ कीजिए, ये पॉलिटिकल चीज़ें तो हो गई। तो सोशियली और रिलीजियस हिसाब से भी हम देखेंगे तो ये एरिया बहुत रिच है। ये महाराष्ट्री ऑल टुगेदर महाराष्ट्र आप ले सकते हैं, और ये वेस्टर्न महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर आप ले सकते हैं। तो इसमें 3 बड़े मोमेंट्स हुए हैं मध्यकाल में। 11th और 12th सेंचुरी से अगर हम उसे मेजर करेंगे तो पहला जो मोमेंट हुआ है ये पंढरपुर का विठोबा मोमेंट। तो वहाँ पे फ्रॉम टाइम टू टाइम 5 to 6 सेंचुरीज आप देखेंगे, बड़े बड़े जो सेंट्स हैं, सेजिस हैं, फीमेल सेजिस, मेल सेजिस, इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से इस एरिया में सोशल डेमोक्रेसी बनी रही, इक्वालिटी बनी रही, मानवता, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, मॉरलिटी, ये सब बनी रही। तो यहाँ पे सोशल डेमोक्रेसी का जो एक कंसेप्ट बना, प्रैक्टिस में जो सोशल डेमोक्रेसी जो आई, प्रजाप्रभुत्व जिसे बोलते हैं, सामाजिक प्रजाप्रभुत्व, आप और हम एक हैं, कोई इसमें बड़ा नहीं है, आपके हक जितने हैं मेरे भी उतने हक हैं, ये जो ये कंसेप्ट जो आया, ये समझ जो आई, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले इस महाराष्ट्र के इलाके से, ये पंढरपुर इलाके से तो वहाँ से शुरू हुआ। उसके जो कवि हैं, बड़े बड़े सेजिस हैं, सेंट्स हैं, ये सब मिला के उनका जो कंट्रीब्यूशन के बाद एक बड़ा मूवमेंट चला। तो ये आदिल शाही एरिया में ही वो आता था, पंढरपुर आता था। उसके यात्रे के लिए बहुत बड़ा एक फरमान ये भी है, देखो वहाँ पे एक गवर्नमेंट का एक फरमान भी है, वो आप स्टडी हुआ नहीं, मुझे पता नहीं, मैं सर्वे का जब किया था तो देखा था मैं वो।
तो उसमें बीजापुर के बादशाह उसके लिए, उसके सेलिब्रेशन के लिए सपोर्ट करते थे, हर लिहाज से उसको इनक्रेज करते थे। एक ही नहीं, जितने इसमें बीजापुर स्टेट में लोग मतलब ये जो जात्रे वगैरह होते थे, फेयर्स होते थे, फेस्टिवल्स होते थे, और इसके अलावा जो भी सेलिब्रेशंस होते थे, ये सब बड़े बड़े अलग अलग जो कम्युनिटी के जो लोग थे उनको पूरी इजाज़त थी, गवर्नमेंट से उसे ग्रांट्स भी मिलते थे। ये एरिया में सबसे बड़ा मूवमेंट जो रहा, जो आंध्र प्रदेश के लोग वहाँ पे आते थे, ये पंढरपुर में आते थे मध्य प्रदेश से, और ये हमारे कन्नड़ा लिंग्विस्टिक एरिया कर्नाटक से, वहाँ से लोग आते थे। आपके लोग तो जुड़े रहते थे। उसके बाद दूसरा मूवमेंट ये साउथ इंडिया में हुआ, आपके पास भी बहुत पॉपुलर रहा वो लॉर्ड बसवेश्वर का वीर शैविस्ट मूवमेंट है। ये वीर शैविस्ट मूवमेंट, यहाँ पे भी आपको जो डाउन ट्रॉडन लोग थे हिंदुस्तान के समाज में, साउथ जो दक्षिण भारत के जो समाज में जो लोग थे, उनको भी उनको हक दिया गया, उनको इक्वालिटी, समानते उनको, वो लोगों को मिला। किसके मोमेंट से? ये वीर शैविस्ट मोमेंट लॉर्ड बसवेश्वर का, वो भी बहुत पॉपुलर हुआ, आपके एरिया में भी बहुत पॉपुलर हुआ। ख़ास करके ये सदर्न महाराष्ट्र, ये शोलापुर, उस्मानाबाद, ख़ास करके लॉर्ड बसवेश्वरा के मानने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे। कर्नाटक में तो आप अबाउट 60 to 70% ये लिंगायत लोग वीर शैविस्ट आपको मिलते हैं। और थर्ड प्लेयर जो महाराष्ट्र के ज़मीन में उसका जो कदम पड़ा वो है सूफीज़म। यहाँ पे हम सूफीज़म को ज़्यादा ये नहीं देते, मगर आप देखेंगे तो सूफीज़म, सूफ़ी कर्ल्स जो हैं, यहाँ पे बड़े बड़े सेंटर उस ज़माने में थे। मध्यकाल में बड़े बड़े सेंटर्स थे, ख़ास करके खुलदाबाद, गुजरात से, दिल्ली से और ये बंगाल से वगैरह सब ये सूफीज़ आते थे। खुलदाबाद एक सेंटर बना। खुल्द के मानी है जन्नत, स्वर्ग, स्वर्ग का शहर या स्वर्ग नगरी। खुल्दाबाद का मानी है खुल्ताबाद, ऐसा करप्ट होके वो खुल्ताबाद हुआ है, वो खुल्द आबाद है। खुल्द के मानी है जन्नत, स्वर्ग का नगर है वो। तो ये स्वर्ग किस लिए उसको हम स्वर्ग कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार सूफीज़ वहाँ के, उनका हेडक्वार्टर बना हो। तो इसीलिए वहाँ पे आप देखेंगे सूफीज़, ये चिश्ती सूफीज़, ख़ास करके ये निजामुद्दीन अवलिया, उनके जो फॉलोअर्स थे, वो सब आके वहाँ से फिर पूरे दक्षिण भारत में फैले, और उनका जो अपना मैसेज था, मिशन था, वो वहाँ से शुरू हुआ। उसके बाद और एक हेडक्वार्टर, सूफ़ी हेडक्वार्टर जो बना है दौलताबाद का, वो भी बहुत बड़ा हेडक्वार्टर बना। उसके बाद और एक कंधार है, शायद वो नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है कंधार। ये कंधार इसमें अफ़गानिस्तान में, वो अलग। ये हमारे पास भी एक कंधार है, उसका जो कादरी सूफीज़ हैं, कादरी ऑर्डर के सूफीज़, बहुत से बड़े बड़े कादरी ऑर्डर्स के सूफीज़ वहाँ पे आपको मिलेंगे। मिरज भी आपका एक सूफ़ी सेंटर रहा। ये सूफीज़ यहाँ के ये जो दीन धर्म का जो काम होता है, ये अच्छे लोगों की वजह से होता है। आप समझो कोई फ़कीर आ रहा है, उसको देखने के बाद हम एक गॉडली मैन है, ये भगवान का एक चाहता बंदा है, ये इसको सपोर्ट करेंगे। या कोई सेंट हैं, ये जो लोगों की तबीयत के वजह से, लोगों के नेचर के वजह से होता है। हर कोई हर जगह सूफी सक्सेसफुल नहीं होते, हर जगह बसवेश्वर जैसे सेजिस या सेंट्स ये सक्सेसफुल नहीं होते, कामयाब नहीं होते। हर जगह विठोबा पंढरपुर मूवमेंट के जो भी कंट्रीब्यूटर्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते। क्यों? लोगों की तबीयत मानने की, सुनने की जो तबीयत रहती है, इसके वजह से ये मूवमेंट आगे बढ़ते हैं। अगर आप मुझे अच्छे तरह से सुने तो मेरी बात आप तक पहुंचेगी। अगर आप अच्छी तरह नेगेटिव हियरिंग आपका है तो बात नहीं पहुंचेगी। लोगों की मिजाज की वजह से, लोगों की नरमी की वजह से, लोगों की जो एक्वायरिंग नॉलेज, ये जो इसके वजह से ये जो मोमेंट्स हैं वो सक्सेसफुल होते हैं। अब ये कम से कम एक 200-300 लोग तो यहाँ पे अब मौजूद हैं। आप अपने काम काज पूरा करने के बाद फिर यहाँ पे जमा हुए, ये आपका इंटरेस्ट बताता है, ये आपका एक कल्चरल टेस्ट हमें मालूम होता है। आप अपना काम छोड़े, अपने जो भी बिजनेस है वो छोड़ के फिर आके यहाँ पे बैठे हैं, सुन रहे हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम सुनेंगे नहीं, हमें नॉलेज नहीं आएगा। पढ़ने की तो फुर्सत नहीं है ये आज के ज़माने में। जब अच्छे लोगों को सुनेंगे या नॉलेजेबल लोगों को सुनेंगे तो हमारी नॉलेज बढ़ती रहेगी। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, और एक बहुत बड़ा ये चिश्ती सूफीज़म,
यहाँ पे बहुत महाराष्ट्र में फैला। ये जो मिरज के सूफ़ी हैं शमना मीरा, वो भी चिश्ती हैं, बहमनी टाइम के हैं। और एक नया ये जो सूफ़ी ऑर्डर महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर हुआ उस ज़माने में, बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे उसे बोलते हैं मदारिया सिलसिला। मदारिया, इसके जो फाउंडर है इंडिया में, जो ये रिलीजियस ये जो सूफीज़म यहाँ पे मदारिया नाम का जो सूफ़ी कल्ट जो फैमिली आई है, वो एक बड़े सूफ़ी हैं, उनकी 500 ईयर्स उनकी उम्र थी। एक इराक़ के बड़े सूफ़ी हैं गौसुल आज़म, उनके समकालीन, उनके कॉन्टेम्परेरी थे वो। तो ये मक्खनपुर का नाम का एक गांव है, कानपुर के पास है, वहाँ पे उनकी दरगाह है। तो उनका जो कल्ट है यहाँ पे महाराष्ट्र में बहुत बड़ा काम किया वो, ख़ास करके राजापुर, एक राजापुर है, वहाँ पे उनका सेंटर बना और छोटे छोटे उनके छिल्ले भी थे। और वो ये आदिल शाही राज्य में भी वो बहुत बड़ा काम रहा। वो मेंडिकेंट्स थे, सब फ़कीर आदमी थे, तो वो शादी वगैरह नहीं करते थे। ये जो इंसानों की खिदमत जो है, लोगों की सेवा करना उनका मंशा था। शादी वगैरह नहीं कर, जो भी वो उस ग्रुप में मिल जाता था। जैसे वो नाथपंथ जोगीज़ हैं, आप जानते होंगे नाथपंथ जोगीज़, वो बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं ख़ास करके इंडियन कल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो ये नाथपंथ जोगीज़ और मदारिया सिलसिला दोनों बड़े सिलसिले या बड़े ऑर्डर्स मोमेंट्स इंडिया में हुए हैं। वो दोनों मिलकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ फ्रीडम फाइटर, दे वर द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। हम बोलते हैं ये किए वो किए, सिराजुद्दौला हुआ, वो मीर कासिम था, और वो टीपू सुल्तान है, ये बाद में आए। तो ये बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बाद 30 ईयर्स तक बंगाल में एक फ्रीडम मूवमेंट चला रहा। वो कौन किए? हिंदू जोगीज़, जो नाथपंथ जोगीज़ हैं वो, और ये मदारिया सिलसिला 30 ईयर्स। उस वक्त रिसोर्सेज नहीं थे, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ ये ठहरे और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, इस भारत की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए वो अपने जान दिए। ये ऐसे डेडिकेटेड लोग थे, उनसे हमें सीखना चाहिए। उनके जो भी टीचिंग्स हैं उसको हम अपनाना चाहिए। तो मुझे आज जो विषय दिया गया है बात करने का, इसी बैकग्राउंड से मैं आपको बताता चलूँ। ये जो 200 ईयर्स जो साउथ इंडिया में एक बहुत बड़ी किंगडम थी, उसका नाम था आदिल शाहीज़ ऑफ बीजापुर हम कहते हैं। 1489 से लेकर 1686 तक उनकी हुकूमत रही है साउथ इंडिया में। पूरे एशिया में सेकंड इस पे स्टेटस पे थी वो, आफ्टर मुगल्स तो बहुत बड़े थे। अफ़गानिस्तान बॉर्डर से लेकर पूरे ये हिंदुस्तान उनके कब्ज़े में था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सम पार्ट्स ऑफ बर्मा वगैरह सब उनके पास, बहुत बड़ी सल्तनत थी वो। उसके बाद अगर कोई सल्तनत इंडिया में और मिडवल टाइम्स में है तो वो कौन सी सल्तनत थी? आदिल शाहीज़ ऑफ बीजापुर। तो इसका जो फाउंडर है आदिल शाहीज़ ऑफ बीजापुर, इसका फाउंडर है यूसुफ आदिल शाह। तो वो 1489 से लेकर 1510 तक वो राज्य किया है ये दक्षिण भारत में। तो ये जो अपने जो राज्य का जो फाउंडेशन वो किया है वो मराठों की वजह से किया। तो उसके जो सपोर्टर्स थे, उसके जो आर्मी में बहुत से मराठे थे। तो बहमनी जैसे ही वो बर्बाद हुए, जो बीदर के बहमनी राजा थे, वो 160-70 बरस तक वो हुकूमत करने के बाद वो दूसरी 5 हिस्से हुए, बहमनी राज के 5 हिस्से हुए। उसमें एक बीजापुर के आदिल शाही है, फिर अहमदनगर के निजाम शाही हैं, बेरार जिसे कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो इमाद शाही हैं। उसके बाद फिर बरीद शाही, बीदर के बरीद शाही है, और कुतुब शाही गोलकुंडा के। ये सब 5 असल में बहमनी किंगडम के 12 हिस्से हुए। 12 हिस्से में 5 पावरफुल थे, जो मैं आपको नाम जो गिनाया, और बाकी के जो बचे हुए 7 वो छोटे थे। यही बड़े ताकतवर लोग उनके छोटे छोटे रियासतों पे कब्जा किए। तो मतलब 5 बचे वो। 5 में सबसे पावरफुल जो थे आदिल शाही साहब बीजापुर। तो इसका जो एस्टैब्लिशमेंट है कौन सा, ये जो आदिल शाही साहब बीजापुर का जो एस्टैब्लिशमेंट है, ये मराठे लोगों के सपोर्ट के वजह से हुआ। जो भी मराठा लॉट
बहमनी किंगडम में जो काम करते थे वो यूसुफ आदिल शाह के साथ मिल गए और उसको एक हुकूमत कायम करने के लिए वो सपोर्ट किए। तो ये पहले दिन से लेकर, ये आदिल शाही किंगडम का पहला जो दिन है, वहाँ से लेकर उसका जो आखिरी दिन है 14 सितंबर 1686 तक, ये मराठा, ये कौम, ये कम्युनिटी, यहाँ के लोग आदिल शाही को चाहते थे, उसके सपोर्ट में लगे रहे और उसको हेल्प किए, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके डिफेंस के लिए। तो ये मराठास हिस्ट्री में जो लाइमलाइट में जो आए, जो सबके सामने इनका जो रिकॉर्ड बना या रिकॉर्ड में आए, वो यादवाज ऑफ देवगिरी, उस ज़माने में इनके बारे में लिखा गया कि मराठी कौम है, ये ऐसे जंगजू हैं, ऐसे वॉरियर्स हैं, ये ऐसे सोल्जर्स हैं, ऐसे स्किल्स के लोग हैं, इनके एबिलिटीज़ ऐसे हैं। ये सब इनके बारे में जो तारीफ शुरू हुई, कहाँ से भी, यादवाज ऑफ देवगिरी से। वो तो मलिक कफूर उसे 1312 में पूरा ख़त्म किया। उसके बाद एक नई हुकूमत इसमें दक्कन में कायम हुई, उसका नाम है बहमनी किंगडम। वो 1347 में हुई। उसका जो पहला बादशाह था इस्माइल मुख, दूसरा बादशाह था वो अलाउद्दीन हसन गंगू बहमनी। दौलताबाद उसका ये था, कैपिटल था। वहाँ से मराठा बहमनी को सपोर्ट करते हुए आए। बहमनी किंगडम का तो डिक्लाइन हुआ, उसका डाउनफॉल हुआ। उसके बाद जो सपोर्ट मिला वो आदिल शाहियों को, ये जो मराठा कम्युनिटी से मिला। तो हम ये सोचते हैं कि शिवाजी महाराज का जो एक मोमेंट शुरू हुआ वो अबाउट 1650 के आसपास वो शुरू हुआ। इसके वजह से पूरी मराठा कौम उनके साथ हो गई और ये आदिल शाही बिल्कुल पिछड़ गए, इनको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं रहा। एक ऐसी बात ये पढ़े लिखे लोगों में, बोलो रिसर्चर्स में ये बात मिलती है, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं जैसे आपको कहा, पहले दिन से लेकर आदिल शाही स्टेट का जो पहला दिन है 1489 से लेकर 1686 तक मराठी कम्युनिटी और मराठी लोग आदिल शाही को सपोर्ट करते रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ, आपको बताता हूँ, शाहजी महाराज जो हैं, ये जो शिवाजी महाराज के जो पिता हैं, वो हमारे पास या बीजापुर के स्टेट में एक फेथफुल, वेरी सिंसियर, नोबल जैसे हमारे पास काम किए हैं। वो ही ऑलवेज स्टूड विथ आदिल शाहीज़। तो इनकी वजह से, शाहजी महाराज के वजह से क्या हुआ, दक्षिण भारत में जितने भी कॉन्क्वेस्ट हुए हैं, दिग्विजय जो हुए हैं, जो फुतुहात हुए हैं, ये मराठा सरदारों की वजह से हुए। उस वक्त कौन था बादशाह इसका, बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह था। तो दक्षिण भारत पूरा जीते वो। ये सब ये मराठी कैवलरी की वजह से, शाहजी की वजह से और शाहजी के साथ काम करने वाले बड़े बड़े कमांडर्स की वजह से हुआ। वो कौन थे लोग, वो मंबाजी पवार हैं, मंबाजी भोसले हैं और मेदाजी हैं, यशवंत राव हैं और इसके अलावा बाजीराव घोरपड़े, सिद्धू जी, मनाजी, अंबाजी, ये सब बड़े बड़े ये जो सरदार हैं, ये सब सरदार इनके अभी छोटे थे, ये शिवाजी महाराज छोटे थे, उनका नाम भी तक ज़्यादा ये नहीं था। तो ये इतने बड़े बड़े कारनामे आदिल शाही गवर्नमेंट के लिए मराठा लोग किए हैं। तो इसके बाद भी सिर्फ 2 इवेंट में आपको मिलेंगे। 1659 में एनकाउंटर हुआ अफजल खान और शिवाजी का, वो एक इवेंट। और दूसरा इवेंट जो 1665 में राजे जयसिंह, वो मुग़ल कमांडर थे, विनर ऑफ 100 बैटल्स, वो बीजापुर किंगडम के ऊपर हमला किए। उस वक्त शिवाजी महाराज उनको सपोर्ट किए। ये 2 इवेंट छोड़कर अगर आप देखेंगे, फॉर मेनी ए टाइम्स, बहुत से टाइम शिवाजी महाराज बीजापुर को सपोर्ट किए हैं मुग़ल्स के खिलाफ। ऐसे कम से कम आपको एक 15 इवेंट्स मिलेंगे। ये क्यों हुआ, तो शिवाजी महाराज जानते थे कि आदिल शाही बचे तो हम बचेंगे, या हम बचे तो आदिल शाही बचेंगे। इसीलिए दोनों का कॉमन एनिमी था मुग़ल्स। इसीलिए
कभी कभी मराठा ट्रबल में आते थे तो आदिल शाही आर्मी वहाँ तक पहुँचते थे। जब आदिल शाही ट्रबल में आते अगेंस्ट मुगल्स, तो ये मराठा लोग, मराठा सरदार, चीफ्स, ये सब मिलकर आकर आदिल शाही को बचा लेते थे। इसके वजह से जो स्ट्रगल है, ये औरंगज़ेब जब तख्त पे आए, थ्रोन पे आए, कब था वो 1658 में, तब से लेकर 1686 तक आप देखेंगे अबाउट 30 इयर्स के करीब हो जाता है वो। इतना लॉन्ग स्ट्रगल इन बिटवीन बीजापुर सपोर्टेड बाय मराठास अगेंस्ट मुगल्स आपको मिलेगा। तो ये हम क्या समझते हैं, नहीं शिवाजी महाराज का जैसे ही मोमेंट शुरू हुआ सब मराठा उनके पीछे हो गए, ऐसे नहीं है। ये तो आपको मैं सिकंदर आदिल शाह आखिरी बादशाह है बीजापुर का, वो 1672 से लेकर 1686 तक वो राज किया है। तो उसके भी फरमान्स आपको दिखा के देता हूँ कि मराठा सरदार को जो लिखा है कि देखो आप यहाँ पे कलेक्शन कीजिए, इतने लोग हमें ज़रूरत है दक्षिण भारत को बचाने के लिए, या फला फला हमें मिलिट्री आपकी सहायता हमें चाहिए। मराठा सरदार को लिखे जो ऑर्डर्स जो दिए हैं, वो जो करस्पॉन्डेंस हुआ है आज भी है। तो कब शिवाजी महाराज थे और वो गुज़र भी गए, गुज़रने के बाद भी बीजापुर मराठा रिलेशंस कायम रहे। तो ये जो 200 इयर्स और मोर देन 200 इयर्स का जो संबंध रहा, इसके लिए यहाँ पे एक नया माहौल बना। ये साउथ इंडिया में, या ये जो महाराष्ट्र का जो एरिया है, या ये उत्तर कर्नाटक का एरिया है, उसमें जो सिनिक्रिटिज़म जिसे बोलते हैं हम संगम, कल्चरल संगम, सामाजिक संगम, सांस्कृतिक संगम, और ये जो पॉलिटिकल संगम, ये एरिया में आपको मिलेगा। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि ये जो दोस्ती थी या टाइज थे, जो संबंध थे मराठा और आदिल शाही के दरमियान जो संबंध थे, इसके वजह से ये सब हुआ। तो आपको मैं कहता चलूँ 1686 में औरंगज़ेब बीजापुर को अटैक किए, तो फिर बताए वो सिकंदर आदिल शाह आखिरी बादशाह था, उसको बताए मैं तुमको छोड़ देता हूँ, तुम्हारी हुकूमत तुम्हें वापस दे देता हूँ, मगर मेरी दुश्मनी है संभाजी से, मेरा जो अपोनेंट है संभाजी है, तो उसका साथ नहीं देना। ये छोटा बच्चा था, बहुत खूबसूरत बच्चा था ये सिकंदर जो था। 1686 में क्या उम्र थी उसकी, 16-17 बरस का बच्चा था वो, बहुत खूबसूरत भी था। उसको बीजापुर हिस्ट्री में यूसुफ सानी नाम से भी जानते हैं। हमारे पास एक परवादी हैं, उनका नाम है यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो बहुत खूबसूरत थे। तो कुरान वगैरह में, इस्लामिक लिटरेचर में वो बात आती है, उनके जैसा कोई मर्द खूबसूरत नहीं था और आने वाले दिनों में भी वैसा पैदा नहीं होगा, उतने खूबसूरत थे वो। तो हमारा जो आदिल शाह, ये जो सिकंदर आदिल शाह था, उसको सेकंड यूसुफ कहते थे, उतना खूबसूरत था वो। औरंगज़ेब उसे बुला के बोलते हैं तू सब मराठों के साथ मिलकर ये सब हमारे खिलाफ तो काम कर रहा है, तू उनको छोड़ दे, मैं तेरी स्टेट जो है, ये बुसातिन सलातीन में मिर्ज़ा इब्राहिम ज़ुबैरी उनके इतिहास के पुस्तक की बात बोल रहा हूँ मैं, ये मेरी बात नहीं है। तो संभाजी को छोड़ दे, मैं तुझे और तेरी रियासत पूरी दे देता हूँ, मैं निकल जाता हूँ यहाँ से, तुझे कुछ नुकसान नहीं करता। तो सिकंदर आदिल शाह बोलता है नहीं, हमारी और संभाजी की दोस्ती अटूट है, हमारी और ये जो मराठों की जो दोस्ती है, जो संबंध है, वो अटूट है, मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मगर मैं तैयार हूँ आपके साथ लड़ने के लिए। तो इतने गहरे संबंध ये मराठा और ये आदिल शाही लोगों के दरमियान थे। इसके अलावा ये जो मराठा कौम या जो कम्युनिटी है, इनको एक पॉलिटिकल पावर जो बनाने में आदिल शाही का जितना हाथ है, इसी तरह अहमदनगर के एक रीजेंट हैं प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम है मलिक अंबर। उनके पास उनके आर्मी में 50,000 मराठास थे। उनको पूरी ट्रेनिंग, जो वॉरफेयर की जो ट्रेनिंग है, जंग कैसे करें, ये सब जो ट्रेनिंग है मलिक अंबर के हाथों ये ट्रेंड हुए। और जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, मेंटेनेंस ऑफ रेवेन्यू है, उसके अलावा ये जो आर्मी है, द सिस्टम ऑफ वॉरफेयर टैक्टिक्स, ये सब आदिल शाही और मलिक अंबर की वजह से इनके जो मराठास के जो स्किल्स हैं ये डेवलप हुए। ये दोनों तो ख़त्म हुए, अहमदनगर की राज्य भी ख़त्म हुआ, आदिल शाही भी ख़त्म हुए, मगर शिवाजी महाराज की कोशिशों की वजह से एक मराठा राज्य बना। बाद में संभाजी आए,
बाद में फिर होते 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 ये मराठा पावर ऑल इंडिया पावर बना टिल 1761 थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और फिर डाउनफॉल हुआ। तो कहने का मतलब एक कौम जिसको मोहम्मद कासिम फरिश्ता जो तारीख़ फरिश्ता लिखता है, वो ये मराठा कौम को क्या लिखता है, वो इनको पहला जो नाम दिया है इनको बोलता है बर्गी। ये बर्गी जो है बर्ग से है, बर्ग फारसी में बर्ग का माना है पत्ता। ये पत्ते कहाँ मिलेंगे आपको? जंगल में मिलेंगे। तो ये जंगल में रहने वाले लोग, इनको बर्गी बोलता है, वो बर्गी बोलता है, द पीपल ऑफ फॉरेस्ट। तो इनको जो तराशा गया, इनको इनके जो स्किल्स को, एबिलिटीज़ को पहचान कर इनको एक पॉलिटिकल पावर इनके हाथ में जो दिया गया, इनके एबिलिटीज़ को जो संवारा गया, इनको जो इंस्पिरेशन जो मिला वो आदिल शाहीज़ और निज़ाम शाहीज़ के वजह से मिला। इसके वजह से होते होते आप देखेंगे तो ये तो बहमनीज़ के अंडर में थे, आदिल शाहीज़ के अंडर में थे, निज़ाम शाहीज़ के अंडर में थे। आते आते एक इंडिपेंडेंट पावर बना और ऑल इंडिया पावर बना। जब वो बहादुर शाह सेकंड वगैरह जो मुग़ल एम्परर था उस वक्त बोल रहा हूँ मैं, तब तक ये ऑल इंडिया पावर हो गए थे। अगर ये पानीपत की जंग न होती तो हो सकता है कई सालों तक मराठे हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजा हो सकते थे, मगर वो बदकिस्मती, अनफॉर्चुनेट थिंग, उस वक्त ये अहमद शाह अब्दाली के हाथों इनकी शिकस्त हुई। तो फिर इसके अलावा मराठा लेडीज़, इनका भी बहुत बड़ा योगदान, ये जो मराठा और आदिल शाही के दरमियान जो रिलेशंस अच्छे कायम रहे, ये मराठा लेडीज़ की वजह से भी हुआ है। तो ये जो ओनली वन वाइफ ऑफ यूसुफ, दूसरे बीवियां उसके नहीं थे, एक ही बीवी थी उसकी, वो है पुंजी खातून। वो मराठा थी, एक जमखंडी के चीफ थे, बहमनी चीफ। वो इसके दोस्त थे यूसुफ आदिल शाह, जो आदिल शाही फाउंडर जो है यूसुफ आदिल शाह। तो ये मुखंड राव मराठा, जो जमखंडी बोल के हमारे पास एक साउथ में एक एरिया है, उस एरिया के बहमनी के चीफ सरदार थे वो। तो वो अपनी बहन, उसका नाम है पुंजी खातून, तो बाद में उनको बिकॉज ऑफ हर इंटेलिजेंस और उनके जो एबिलिटीज़ को देखकर, लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखकर, वहाँ पे जितने भी बीजापुर आदिल शाही डायनेस्टी में जितने भी बड़े बड़े लोग थे, उनको बूबू जी खानम के नाम से बुलाते थे। बूबू जी मानी, इसका मतलब है एल्डरली सिस्टर, जो बड़ी बहन जो रहती है उसे हम बू बोलते हैं, बूबू का मानी हमारी बड़ी बहन। तो ये पुंजी खातून मुखंड राव मराठा की सिस्टर है। तो ये यूसुफ आदिल शाह की क्वीन थी, वो क्वीन थी। तो यूसुफ आदिल शाह 1510 में वो गुजर गया, मर गया। तो नेक्स्ट जो किंग रहा इसी का बेटा था, ये मराठी जो मदर है या क्वीन है, उसी का बेटा था इस्माइल आदिल शाह। वो 1510 से 1534 तक रहा। तो उस वक्त वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम है कमाल खान दखनी। वो बीजापुर की जो हुकूमत लेने के लिए वो अपना कोशिश शुरू किया। उसको डिफीट करने वाली खातून या रॉयल लेडी वो कौन थी? पुंजी खातून थी। तो फिर और इस्माइल आदिल शाह के डेथ के बाद और उसका बेटा एक नाम है मल्लू आदिल शाह, वो तख्त पे आया। वो सही आदमी नहीं था, तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती आके बीजापुर का सुल्तान बना था। उसको निकालने के लिए ये कोशिश की। तो टोटली बीजापुर के 4 सुल्तानों की वो खिदमत की है। कौन? बूबूजी खानम या पुंजी खातून। तो इसके अलावा आप देखेंगे इब्राहिम आदिल शाह की मराठा क्वीन थी, इब्राहिम आदिल शाह फर्स्ट। और जो नेक्स्ट किंग है, क्या नाम है उसका? अली आदिल शाह फर्स्ट। 1558 से 1580 तक वो बादशाह रहा। एक तालीकोट की बड़ी जंग हुई थी, उसमें जो लीडर था वही था वो। तो वो उसकी जो माँ थी वो मराठा लेडी थी या मराठा प्रिंसेस वो थी। उसके अलावा इसके 2 बेटे इस्माइल आदिल शाह, प्रिंस इस्माइल, वो भी एक मराठा प्रिंसेस के साथ शादी किया। उसके अलावा फिर और इब्राहिम आदिल शाह सेकंड की जो बीवी थी उसका नाम है सुंदर महल, वो भी मराठी थी। तो ये मराठों का ये जो मैट्रिमोनियल अलाइंस, जिसको मैरिज रिलेशंस हम कहते हैं,
ये फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको ये सब ये इतिहास में मिलेगा। इसके वजह से ये सब हमारे ही बच्चे हैं। मराठा लोग भी आदिल शाही को क्यों सपोर्ट किए, ये हमारे ही बच्चे हैं, हमारी बुबू जी खानम के बच्चे हैं। बाद में इस्माइल आदिल शाह ये हमारा जवाई है, ये इस्माइल प्रिंस इस्माइल ये हमारा जवाई है, इब्राहिम फर्स्ट इब्राहिम सेकंड ये सब हमारे जवाई हैं, ये सब हमारे ही बच्चे हैं। इसीलिए ये एक ब्लड रिलेशंस ये हुआ। हम समझते हैं कि भारत के इतिहास में अकबर द ग्रेट, अकबर महापुरुष वही एक पहला आदमी है जो राजपूत जो प्रिंसेसेस जो थे उनके साथ शादी किया। ऐसा नहीं है, जोधाबाई और दूसरे भी प्रिंसेसेस थे, वो पहला आदमी नहीं है, वो 1574 में हुआ है। उससे पहले आपको 1490 में बुबू जी खानम यूसुफ आदिल शाह का भी आपको मिलता है। उससे पहले भी एक फ़िरोज़ शाह बहमनी था, वो 1398 से 1422 तक बीदर का बादशाह था। वो भी ये नॉन मुस्लिम्स जो ये चीफ्स के जो बेटियां थे उनके साथ शादी किया था वो। तो यहाँ पे एक संगमेश्वर नाम का एक गांव है, वहाँ पे राजवाड़ा था, उसके राजा के साथ उसकी राजा की बेटी के साथ उसकी शादी हुई थी। उसे वो बहुत खूबसूरत थी, इसके वजह से वो फ़िरोज़ शाह बहमनी बोलता था आपको मैं नया नाम देता हूँ, आपका नाम ओरिजिनल आपके जो राजा रखे हैं वो तो है, आपको एक नया नाम देता हूँ। वो क्या कहा उसे, ज़ेब चेहरा, दैट मीन्स ब्यूटीफुल फेस। इससे उससे इतनी मोहब्बत करता था। उसकी बड़ी बीवी भी थी, वो फ़ारूकी खानदेश के फ़ारूकी जो राजा हैं उसकी बेटी थी वो दोनों अपोनेंट तो होने, दो बीवियां हैं तो फिर अपोनेंट या जरा क्लैशेस भी होने वाले। वो बड़ी बीवी अपने बाप को बोली नहीं, ये फ़िरोज़ शाह बहमनी जो बादशाह है बहमनी का मुझे बिल्कुल देख रहा नहीं, दाना नहीं डाल रहा, वो ज़ेब चेहरे के पीछे ही भाग रहा है, इसको आप सबक सिखाए। तो फिर वो वहाँ से वार्निंग किया, नहीं मेरे बेटी को तो डिस्कार्ड किया है, तो मैं तेरे साथ जंग करता हूँ। वो जंग पूरी फ़ौज लेकर आया, गुलबर्गा के करीब आया, ये भी अपनी फ़ौज लेकर गया। तो ये जवाई अपने ससुर को शिकस्त दिया, तो फिर वो वापस उधर गया, ज़ेब चेहरे के साथ ही रहा। तो मैं कहने का मतलब ये है कि ये अकबर द ग्रेट ये पहला आदमी नहीं, ये दक्षिण भारत में अलग अलग इलाके से ये फ़िरोज़ शाह बहमनी के कम से कम 17 या 18 निकाह किया था वो। तो वो अलग अलग रीजन से, तमिल रीजन से, तमिल सीखने की घर से वहाँ की एक रानी के साथ निकाह किया, प्रिंसेस के साथ। ये सब ये पहला, इन्हें अकबर पहला नहीं है। दक्षिण भारत में ये मैट्रिमोनियल अलाइंस, जो विवाह के संबंध, विवाह के की वजह से संबंध को बढ़ाना, ये सिस्टम यहाँ दक्षिण भारत में आपको मिलता है। तो इसी तरह बहुत से ऐसे जो मराठा ये जो लेडीज़ थे, रॉयल लेडीज़ थे, इसके वजह से मराठी लैंग्वेज भी बहुत डेवलप हुई। ये बीजापुर किंगडम में, कर्नाटक रीजन में या आपके ये पूरे रीजन में मराठी लैंग्वेज बोली जाती थी। चांद बीबी वो अहमदनगर से थी, वो मराठी बात करती थी। तो फिर ये हमारे पास ये बीजापुर के दरबार में भी मराठी बातचीत चलती थी। डेट वाज द मराठी लैंग्वेज वाज द टॉक ऑफ बीजापुर कोर्ट, बीजापुर दरबार ये था। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड सुने होंगे आप, इब्राहिम रोज़ा जो बनाया, बहुत बड़ा बादशाह है, अकबर से भी बड़ा था वो, मतलब ये सांस्कृतिक उसके अचीवमेंट्स में देखें तो आप। तो वो उसके टाइम में 1603-1604 में अकबर के दरबार से एक रायभारी एम्बेसडर बीजापुर को आया, उसका नाम है असद बेग कज़वीनी। असद बेग कज़वीनी सीनियर आदमी था। तो 2 बार वो बीजापुर को आया। तो वो जो उसका ट्रिप है बीजापुर को, जो 2 बार डिप्लोमेटिक जो ट्रिप है, उसके बारे में एक किताब लिखा है वो, उसका नाम है हालात असद बेग। तो वो बताता है इब्राहिम आदिल शाह और उसके दरमियान जो बातचीत हुई, जो डायलॉग हुए, जो कन्वर्सेशन हुआ, उसके बारे में वो किताब में लिखता है वो। तो उसको एक अपॉइंटमेंट दिया गया मंगलवेढ़ा में, वो एक शाही मेहमान खाना था, वहाँ पे उसे रुकाए। फिर उसके साथ कौन कौन आए, पूरा डिटेल्स वो अपने ट्रैवलॉग में, सफ़रनामा जिसे बोलते हैं, वो अपना जो यात्रा जो किया उसका एक किताब लिखा है वो, हालात असद बेग नाम की। तो उसमें वो लिखता है इब्राहिम आदिल शाह वो तख्त पे बैठा है, मुझे भी उसे बाजू बैठाए थे और आजू बाजू
अंतु पंडित थे, शाहनवाज खान थे, असद खान थे, इखलास खान थे, ये सब वो लिखता है उसके अंदर। तो मैं इब्राहिम आदिल शाह से रिस्पेक्टफुली एड्रेस करने लगा, फ़ारसी में बात करने लगा, पर्शियन लैंग्वेज में बात करने लगा। तो मैं उनको गौर से देखा, वो कुछ भी समझ रहा नहीं, फ़ारसी जब इन्हें बोल रहा है तो समझ रहा नहीं। फिर वो अंतु पंडित को देखता था ऐसे, तो अंतु पंडित को मालूम था कि फ़ारसी से सुल्तान को सही आती नहीं, तो पूछता था असद बेग क्या बोले। तो फ़ारसी पंडित थे ये अंतु पंडित, तो वो जो भी असद खान बोले हैं या असद कुज़ुबीनी बोले हैं, असद बेग बोले हैं, वो फिर मराठी में इसे बोलते थे। तो ऐसा सिलसिला चला, 10-15 मिनट हुआ। तो असद बेग बोलता है, इब्राहिम, सुल्तान इब्राहिम, क्या आपको फ़ारसी नहीं आती? तो इब्राहिम बोलता है आती है टूटी फूटी। तो मैं कहने का मतलब क्या है, ये इनकी मदर टंग थी पर्शियन लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज का इतना इनके ऊपर असर था, ये जो रॉयल हाउस होल्ड में, वहाँ के जो पैलेसिस में जो मराठी बात ज़बान जो चलती थी, इसके वजह से वहाँ के प्रिंस, वहाँ के बादशाह भी मराठी बात करते थे। तो आप इब्राहिम आदिल शाह की एक किताब है, उसका नाम है किताब नवरस, आप नाम सुने होंगे। हिंदुस्तान की सबसे अच्छी म्यूज़िकल ट्रीटाइज है वो। ये जो राग हैं, तो हिंदुस्तान के जो म्यूज़िकल जो राग हैं, वो किताब में पूरे एनलिस्ट करके कई राग का वो मौजूद है, फाउंडर। मौसीकी का इतना बड़ा वो शहदाई था, उस पर फ़िदा था वो। तो एक बड़ा ये भी बनाया है वो, एक महल भी बनाया है, एक नवरसपुर नाम का एक शहर ही बनाया वो, एक नगर बनाया नवरसपुर। उसमें आप जो यहाँ से मेरठ से होते हुए बीजापुर आते हैं तो लेफ़्ट में एक नवरसपुर का जो पैलेस आपको मिलेगा, वो उसका संगीत महल, उसका नाम है संगीत महल। उसमें वो संगीत के पूरे कंसर्ट्स, वो जैसा आप ये सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, वैसे बड़े बड़े लोगों को बुलाकर म्यूज़िकल ट्रीटाइज वो ये कंसर्ट्स वो पूरा मनाता था। तो वो किताब नवरस में पूरे राग रागिनी जो भी हैं वो सब उसमें लिखा है। और नए नए राग, हिंदुस्तान म्यूज़िक, इंडियन म्यूज़िक, क्लासिकल म्यूज़िक है, उसके राग का वो एस्टेब्लिश किया, उसे नए राग को ढूंढ कर निकाला। तो ये जो इसमें कई अल्फाज, कई शब्द, इसके मराठी के शब्द आपको किताब नवरस में आपको मिलेंगे, कन्नड़ा के मिलेंगे, संस्कृत के मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये मराठी लैंग्वेज जो रीजनल लैंग्वेज थी, फॉरेस्ट में बोलने वाली, ये एक बहुत बड़ी लैंग्वेज बनी। ये क्यों हुआ? मराठी लोग और ये पर्शियन जो लोग हैं, या ये जो आदिल शाही मुस्लिम्स किंग्स हैं, या वहाँ के सब ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके इंटरमिक्सिंग के वजह से ये हुआ। ये एक दूसरे के साथ मिल बैठते थे, इनके रिलेशंस बने थे, एक दूसरे को समझते थे। इसके वजह से इतना एक संगम, एक अंडरस्टैंडिंग उस ज़माने में बना। तो ये बाद में सीखा, ये कौन, बहुत बड़ा स्कॉलर भी बना ये इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, वो फ़ारसी इसका ज़बान का बड़ा आलिम भी बना वो। तो पहले जो है ये मराठा लोगों के वजह से या उनके आजू बाजू जो भी रहते थे, तो इनके इन्फ्लुएंस की वजह से, इनके प्रभाव की वजह से मराठी बोलता था, फ़ारसी नहीं आती थी उसे, टूटी फूटी आती थी। तो यहाँ तक ये काम हुआ है। तो आज भी देखेंगे तो मैं समझता हूँ 30 to 40% पर्शियन लफ्ज़ आपको मराठी में मिलेंगे। अभी कुछ तो भी अभी हमारे स्पॉन्सरर जो भाई हैं, कुछ तो भी एक लफ्ज़ बोले, वो झट से मैं चौंका, ये फ़ारसी लफ्ज़ है। खुदा ना खास्ता, परसों एक टीवी पे देखा मैं, खुदा ना खास्ता बोल के एक टीवी एंकर बोली, खुदा ना खास्ता बोले तो भगवान न चाहे। तो ये सब फ़ारसी हैं, ये मराठी बोलते बोलते वो खुदा ना खास्ता बोली। तो कहने का मतलब है 30 to 40% पर्शियन जो शब्द हैं, ये सब आपको मराठी लैंग्वेज में मिलेंगे। ये मराठी लैंग्वेज को पर्शियन शब्द से पाक करने के लिए एक मोमेंट भी 18th से 19th सेंचुरी में चला। चंद ये क्यों मराठी इसमें, ये पर्शियन लफ्ज़ क्यों इसमें, ये नहीं, ये बाहर के लैंग्वेज के है, ये ईरान के लोगों की लैंग्वेज के, इसमें क्यों हम बोलें, इसे निकालेंगे। लेकिन उस ज़माने में जो ग्रेट जो लीडर थे, लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक, वो हज़रत क्या किए, केसरी में लिखे, अगर आप
मराठी उनका जो पेपर था वो केसरी, उसमें जो लिखे अगर मराठी लैंग्वेज में से आप पर्शियन शब्द को निकाल दिए तो मराठी लैंग्वेज की जो ब्यूटी है, उसकी जो चार्मिटी है वो निकल जाएगी। इसीलिए आप ऐसा मत कीजिए, जो है वो रहने दीजिए। वो पर्शियन शब्द नहीं है, अब मराठी के शब्द हैं। तो इतना इन्फ्लुएंस ये क्यों होता है? आप और मैं एक सफ़र किए, समझो एक 10-12 दिन सफ़र किए, तो आपका इन्फ्लुएंस मुझे होता है, आपकी ज़बान, आपका जो लैंग्वेज है, आपका कल्चर है, आपका नेचर है, वो इन्फ्लुएंस मुझ पे होता है, मेरा इन्फ्लुएंस आप पर होता है। ये 2-2, 300 साल तक अलग अलग कम्युनिटीज़ मिले, साथ रहे, मिलकर काम किए, जंगें लड़े, डिफेंस के लिए काम किए। इसके वजह से एक संगम, एक अंडरस्टैंडिंग, एक कल्चरल, एक सांस्कृतिक एक एस्टैब्लिशमेंट साउथ इंडिया में मराठा और या आदिल शाहीज़ के दरमियान आपको मिलेंगे। तो ये जो आदिल शाही किंग्स थे बहुत सेकुलर थे, यहाँ तक महलात भी वो बनाए, जो पैलेसेस बनाए या बड़े कोई ये बनाए हैं, आर्चिस वगैरह जो बनाए हैं, वो सब लोकल लैंग्वेजेस से ही नाम उसे रखते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल बड़े बड़े जो बीजापुर के जो पैलेसेस हैं, एक गगन महल है, तो चाहे तो एक फारसी का नाम उसे दे सकता था वो, अली आदिल शाह फर्स्ट जो बनाया, तो उसे गगन महल लिखा, स्काई टचिंग पैलेस, गगन महल नाम रखा। बाद में नौरस महल, नौरस महल तो 9 रसा जो ये है लिक्विड्स जो है वो उसके नौरस महल है। संगीत महल, आनंद महल, प्लीजर सीकिंग पैलेस ये नाम है। चंपा महल, ये चंपा नाम का जो फ्लावर है उस पर वो नाम रखा। और कल्याणी महल, वेलफेयर महल, ये सब आपको ये पता चलता है उनकी जो सोच थी। आदिल शाहीज़ जो थे वो सेकुलर थे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ते थे, इससे पता चलता है। इसके अलावा कई मेरे रिसर्च में जो आए हैं, कम से कम 15 तो ऐसे फरमान्स मुझे मिले या इवेंट्स मिले जिससे ये पता चलता है। बीजापुर में एक फेमस टेंपल है, उसका नाम है नरसोबा टेंपल। वो ये जो अर्किला है, जो अंदर का जो अर्किला है, सिटाडेल, उसके बाजू में ही है। वो उसका टेंपल का जो फाउंडर है, उसको जो बनाने वाला है इब्राहिम आदिल शाह सेकंड। उसी तरह से नौरोजपुर के बाजू एक विलेज है, उसका नाम है तोरवी, वहाँ भी एक नरसोबा टेंपल वो बनाया। और उसके चलने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए ग्रांट्स भी वो देता था, लैंड ग्रांट्स, कैश ग्रांट्स देता था। उसके अलावा ये खांडेराव मल्हारी एक देवता है, उनके ये देवता के तो हर तरफ महाराष्ट्र में उनके मंदिर वगैरह मिलते हैं। नलदुर्ग में इस्लामिक आर्किटेक्चर के इसमें स्टाइल में नलदुर्ग में ये खांडेराव मल्हारी की टेंपल वो बनाया। अब 2 है, जाके देखा मैं वो, अब 2 है। पुरानी टेंपल जो है वो लोग उसे छोड़ दिए, नई टेंपल के अलग अलग फैसिलिटीज़ उसमें बना के नई टेंपल को ये किए। सबको बोला मैं इसे क्यों छोड़ दिए आप, नहीं कोई आता ही नहीं यहाँ पे, इतनी खूबसूरत है, अगर उसे रेस्टोर करेंगे तो ये नई टेंपल से भी वो पुरानी टेंपल बहुत खूबसूरत आपको मिलेगी। उसको बनाने वाला कौन है? इब्राहिम आदिल शाह। आप जो आर्किटेक्चर आप देख, कई हनुमान मंदिर हमारे पास हैं, ये सब आदिल शाहीज़ बनाए थे। तो फिर एक गोकर्ण टेंपल, वो उसको ग्रांट्स दिए हैं। चिंचवाड़ की एक टेंपल है, वहाँ पे ग्रांट्स दिए हैं। ये महालक्ष्मी टेंपल अब कोल्हापुर की, वहाँ पे भी मेरे पास 2 फरमान हैं उसके। हमारे एक प्रिंसिपल थे पठान साहब, शायद वो कागल के हैं, रिटायर हुए वो 2 फरमान मुझे भेजे ट्रांसलेशन के लिए। इसमें ये महालक्ष्मी टेंपल के मेंटेनेंस के लिए, वहाँ के जो भट्ट रहते हैं, जो प्रीस्ट रहते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए वो ग्रांट्स, आदिल शाही ग्रांट्स, अली आदिल शाह सेकंड, वहाँ का जो 8th जो सुल्तान है वो दिया है। उसके अलावा वाई के अंदर जो ब्राह्मण्स थे, प्रीस्ट थे, और ये जो भट्ट जो थे, उनके मेंटेनेंस के लिए, उनके लेवलीहुड के लिए, उनके रोज़ी रोटी के लिए ये आदिल शाहीज़ ग्रांट्स, लैंड्स वगैरह देते थे। इसके अलावा फिर एक चिकमंगलूर में, हमारे कर्नाटक में एक श्रृंगेरी मठ है, आप शायद जानते होंगे, बहुत बड़ा पीठ है वो। उसको असद खान, जो बीजापुर के नोबल थे, अफजल खान, असद खान, रिंदुल्ला खान, ये सब उनको ग्रांट्स दिए हैं। वो ग्रांट्स जो है जुलकुंटी विलेज वो वहाँ पे दिए हैं। तो इसी तरह आपको कनकेश्वर टेंपल और रामेश्वर टेंपल ऑफ चेवुल, ये सब, ये तो मैं समझता हूँ
हंड्रेड्स के ऊपर ये सब आपको मिलेंगे। ये क्यों होता था? चाहते थे ये सब मिलकर रहे, सब शांति से रहें, सब अपने अपने हिफाजत, अपने संस्कृति, अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपने अपने धर्म, इसका सब इस पे चलते हुए सब मिलकर रहें। ये हिसाब से लिव एंड लेट लिव, ये कंसेप्ट से वो काम किया है। तो ये सब चीज़ें एक उस ज़माने में एक 400 ईयर्स बैक एक जेम्स डॉगलास नाम का एक ट्रैवलर, वो अपने ट्रैवलॉग में लिखता है, इंडिया एंड वेस्टर्न सीशोर इंडिया के बारे में लिखता है। तो मैं यूरोप भी घूमा और ये आदिलशाही किंगडम भी घूमा। मैं देखता हूँ जर्मनी और इसमें इंग्लैंड में, जर्मनी और इंग्लैंड में वहाँ पे कैथोलिक लोगों का कत्ल होता है, उनको मारते हैं, उनके प्रॉपर्टीज़ को जलाते हैं, उनके जो धर्म के चलने वाले जो हेडक्वार्टर्स हैं या उनके जो टेम्पल्स हैं उसको जलाते हैं, इन लोगों पे अत्याचार करते हैं। और फिर गोवा में भी मैं गया, वहाँ पे पोर्तुगीज़ थे, वो कैथोलिक हैं। वो गोवा में रहने वाले कैथोलिक पोर्तुगीज़ लोग ये प्रोटेस्टेंट लोगों को मारते हैं, उनको कत्ल करते हैं, उनकी जान लेते हैं, उन पे अत्याचार करते हैं, उनको जीने नहीं देते। मगर मैं आदिलशाही किंगडम में आकर देखा यहाँ पे कैथोलिक भी हैं, प्रोटेस्टेंट भी हैं। इन रिवर्स वाइस वर्सा आपको ये मिलेगा कि ये कैथोलिक जो मिशनरीज़ हैं या प्रोटेस्टेंट मिशनरीज़ हैं, उनको सब ये आदिलशाही किंग्स इनको सपोर्ट भी करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं। और नलदुर्ग में एक चर्च, मुदगल में, रायचूर डिस्ट्रिक्ट में मुदगल का चर्च, रायचूर का चर्च, ये चर्चों के पास एक कौन है हमारे पास, एक क्या नाम है, एक बड़ी क्या आर्किटेक्चर एट बीजापुर, फर्ग्यूसन, मीडियो स्टेलन एंड फर्ग्यूसन, वो लिखते हैं, मेरे पास फरमान मिले, उसमें जो आदिलशाही किंग्स ये चर्चिस को ग्रांट्स जो दिए हैं, वो उस ज़माने में दीप जलाने के लिए, आज तो अब ये सब करंट वगैरह है, सब सहूलतें हैं, उस ज़माने में दीप जलाने के लिए जो खाने का मीठा तेल रहता है ना, कुसुम्बा बोलते हैं ना, वो कोई सीड, वो उसका तेल निकालते हैं, वो जो भी वो इसके जो मैनुअल सिक्वीज करने के, जो ऑयल निकालने के जो ओनर्स थे, उनको ऑर्डर था जो हमें टैक्स मत दीजिए आप, ये चर्च के लिए तेल दीजिए, ये चर्च के लिए तेल दीजिए, ये मस्जिद के लिए तेल दीजिए। तो चिराग जलाने के लिए यहाँ तक भी इंतज़ाम ये सुल्तान्स जो हैं, बीजापुर के सुल्तान्स, वो किए हैं। तो फिर थोड़ा बहुत शिवाजी महाराज के बारे में भी रोशनी डालता चलूँ। ये राइज ऑफ शिवाजी जो है, शिवाजी महाराज ये जो महाराज बने या मराठा स्टेट बना, ये सिर्फ प्योरली राजकीय कारण से बना। ये आप पूरा इतिहास काट के देखो। हम क्या सोचते हैं, नहीं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे, अपोनेंट थे, इसीलिए वो राज बनाए, ये नहीं है। 100% राजकारण में कोई ज़ात नहीं होती। बीजापुर बर्बाद हुआ, गोलकुंडा बर्बाद हुआ, इसे क्या शिवाजी बर्बाद किए, उसे औरंगज़ेब बर्बाद किए। वो भी मुसलमान थे, ये भी मुसलमान थे, कुतुब शाह वो भी मुसलमान था। कौन किए इनको बर्बाद? औरंगज़ेब किए। ये जात धर्म राजकीय क्षेत्र में नहीं रहता। ना ये मुसलमानों के दुश्मन थे, ना ही इनके अपोनेंट थे। कौन? शिवाजी महाराज। एक दो इवेंट जैसे मैं आपको बताया, 1659 में अफजल खान का जो मर्डर हुआ, और उसके बाद जो राजा जयसिंह को जो सपोर्ट किए, इसके अलावा आप देखेंगे फॉर मेनी ए टाइम्स, बहुत बार आपने वो जो उनका वो जो गुज़रे हैं 1680 में वो गुज़रे हैं, तो 1680 में जो गुज़रे हैं तब तक आप देखेंगे अबाउट 15 टाइम्स ही हेल्प्ड बीजापुर फॉर द डिफेंस ऑफ बीजापुर। बीजापुर के डिफेंस के लिए, उसकी हिफाजत के लिए अगेंस्ट मुगल्स शिवाजी सपोर्ट किए। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, ही नेवर अटैक्ड औरंगाबाद। शिवाजी नेवर अटैक्ड औरंगाबाद, ही नेवर अटैक्ड बीजापुर। ये मुंतखबुल लुबाब में खाफी खान लिखता है, वो औरंगाबाद के नज़दीक पूरे अपने मराठा सोल्जर्स को लेकर आए। आने के बाद बहुत दूर पड़ाव था उनका, उसमें एक उनका साथी एडवाइज़र बोला, महाराज यहाँ तक तो हम पहुँचे हैं, औरंगाबाद में बहुत सी दौलत है, बहुत रिच लोग हैं, इनको फिर इस पर अटैक करेंगे हम। तो महाराजा शिवाजी बोलते हैं
ये औरंगाबाद औरंगज़ेब की शान है और औरंगज़ेब बहुत बड़े बादशाह हैं। इस पे औरंगाबाद पे अटैक करना औरंगज़ेब पे अटैक करना है नहीं, वो बड़े आदमी है। ये जो अटैक करना है उनके रिस्पेक्ट में अटैक नहीं किए वो। इसी तरह बीजापुर तक वो पहुँचे थे मगर बीजापुर को कभी अटैक नहीं किए, उनके अपने आर्मी के तक पहुँचे। ये इलाका वो जीते हैं, वो ये सब आदिल शाही के अंडर था, ये वेस्टर्न महाराष्ट्र वो जीते हैं। एंड दैट वाज नेसेसिटी ऑफ हिम, उनको ज़रूरत थी वो। अगर वो अटैक नहीं करते थे, इस इलाके पे कब्जा नहीं करते थे, उनका मराठा राज कैसे बनता, तो वो ज़रूरत थी। लेकिन इन रिस्पेक्ट ऑफ आदिल शाही, क्यों बोले तो मास्टर्स थे, आदिल शाही मराठा के मास्टर्स थे। उनके पिताजी शाहजी महाराज हमारे पास ये यहाँ पे बहुत बड़े नोबल थे, बीजापुर में नोबल थे। ये रिस्पेक्ट में आज हम भूल जाते हैं। कोई हमें कोई हेल्प किया है या कोई हमें बड़ा बनाया है, उसके वजह से हम बड़े बने हैं, हम बेवफा हो जाते हैं। मगर उस ज़माने में वो लोगों के पास वो क्वालिटीज़ रहते थे। कोई भी छोटा मोटा भी अगर कोई उनको मदद करता तो उसको याद रखते थे, उसके एहसान को नहीं बुलाते थे। तो आप यहाँ देखिए, आपको मुंतखबुल लुबाब में ये बात है कि औरंगाबाद पे वो कभी अटैक नहीं किए। और हमारी हिस्ट्री भी आप छान कर देखेंगे, बीजापुर तक आए हैं मगर बीजापुर पे कभी अटैक नहीं किए, क्योंकि जो भी उनको शाहजी को जो जागीरात मिले थे, जो प्रॉपर्टीज़ मिले थे, बीजापुर से मिले थे। इसीलिए जो भी उनको जो बेस बना, जो रिसोर्सेज बने, इसके शिवाजी महाराज के, शाहजी के जो रिसोर्सेज बने वो आदिल शाहियों के वजह से बने। इसीलिए आदिल शाही ख़ानदान पे आदिल शाही की जो नाक थी, जो राजधानी थी बीजापुर, उस पर कभी ये अटैक नहीं किए। तो ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, रिमेंबर दिस वन। बहुत बड़े आदमी थे, मानवता उनके पास कूट कूट कर भरी हुई थी। ही रिस्पेक्टेड विमेन फोक, ये औरतों के बहुत एडमायरर थे ये, और औरतों को हेल्प करते थे। रायगढ़ जो उनका जो कैपिटल है, वहाँ पे ये ख़ास करके ये धूप के दिनों में पानी, नीचे के गांव में पानी कम होता था। उनके जो फोर्ट में है एक कुआं था, उसमें कभी भी पानी रहता था, 12 महीने पानी रहता था। तो नीचे लड़कियां वो अपने घड़े वगैरह लेकर, पॉट्स जो रहते थे, मेटल के जो पॉट्स हैं या मिट्टी के जो पॉट्स हैं, वो लेकर ऊपर चढ़कर ऊपर आती थी। आए तो शिवाजी महाराज जब उनको देखते थे तो ये बच्चियाँ आए हैं, तो उनको जाकर उनके हाथ का जो घड़ा था वो लेकर उसे पानी में डालते थे, पानी भरते थे, फिर उसे निकाल कर उनके बदन पे रख देते थे। तो यहाँ तक ये हेल्प करते थे। ये ऑफ टाइम में ये सब काम करते थे, यही काम करते थे, ऐसा नहीं। उनके पास का जब भी वक्त मिलता था तो ऐसे औरतों को, ये बच्चियाँ जो आती थी, उनको रिस्पेक्टफुली ये काम करते थे। इसके अलावा एक इवेंट बसातीन और सलातीन में है, और एक तारीख़ शिवाजी एनोनिमस राइटर है, उसके राइटर कौन है नहीं मालूम। 1907 में सर जादूनाथ सरकार, हिंदुस्तान के एक बड़े इतिहासकार है, वो उसका ट्रांसलेशन किए है। एक मॉडर्न रिव्यू नाम का एक जर्नल है, वो कलकत्ता से छपता था। उसमें उसके पार्ट फ्रैगमेंटरी पब्लिक ट्रांसलेशंस उसमें आए हैं। तो वो तारीख़ शिवाजी में वो लिखा गया है उसमें कि कल्याण का गवर्नर, आदिल शाही गवर्नर, उस वक्त उसका नाम था, वो जो था गवर्नर, उसका नाम है सैयद मुल्ला अहमद। वो कौन है? वो एक बड़े सूफ़ी हैं बीजापुर में, सूफ़ी संत हैं। उनका नाम है हज़रत हबीबुल्ला कादरी। एक सिविल हॉस्पिटल है हमारे पास, सैनिक स्कूल है बीजापुर में। जैसे ही आप एंट्री करते हैं, लेफ़्ट में सैनिक स्कूल है, राइट में एक वाइट आपको गुम्बद मिलेगा, डोम, वाइट डोम, वो हज़रत हबीबुल्ला कादरी का है। तो वो उनका वो हज़रत का कज़िन था, वो ये कल्याण का गवर्नर। उस पर शिवाजी महाराज वो उस पर अटैक करते हैं, कल्याण पे। तो जैसे ही अटैक करते हैं, वो अटैक के वो घबराहट में क्या करता है, ये मुल्ला अहमद वहाँ से घर बार के सब छोड़कर, प्रॉपर्टी छोड़कर बीजापुर भाग जाते। तो इनके जो सैनिक थे, शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे, जाके उसके महल में वगैरह देखते हैं, एक बच्ची उनको मिल जाती है। वो मुल्ला अहमद की बहू रहती है, उसकी डॉटर इन लॉ, इसकी मुल्ला अहमद की। उसे पकड़ ले कर शिवाजी के सामने ठहराते हैं। शिवाजी पूछते हैं क्या, किसको लाए हैं? नहीं, मुल्ला अहमद के घर से मिली है ये लड़की। तो शिवाजी बोलते हैं कौन है आप, कौन है?
तो बच्ची बोलती है नहीं, मैं मुल्ला अहमद साहब की मैं बहू हूँ। तो उसको देखते हैं, शिवाजी देखते हैं, देखकर एक इत्मीनान के साथ बोलते हैं क्या खूबसूरती भगवान ने आपको दी है, अगर ऐसी खूबसूरती भगवान ने मेरी माँ को दी थी, मैं भी खूबसूरत पैदा होता। तो कहने का मतलब है उसे उसकी खूबसूरती को देखकर इनके दिल में एक इलविल नहीं आया या गुनाह का मंशा या उनकी निगाह में बुराई नहीं आई। रादर आप ये देखेंगे उस बहू को, उस लड़की को अपने माँ का दर्जा दिए। नहीं, ऐसा ही है। आप भी मेरी माँ भी आपके जैसी खूबसूरत होती तो मैं भी खूबसूरत पैदा होता। तो क्या मतलब है, तू मेरे माँ की जैसी है, मेरी माँ भी तेरी जैसी होती तो मैं भी खूबसूरत पैदा होता। वो भी खूबसूरत थे, कौन, शिवाजी भी हैंडसम थे, अलग बात है, मगर अपने आप को नीचा दिखाना, सिंप्लिसिटी दिखाना, अपने आप को सादगी अपने तबीयत में दिखाना, ये बड़ी बात है, बड़े लोगों की बात है। जो कैसे भी रहता है अपने आप को सलमान खान समझता है, वो अलग बात है। तो ये चीज़ें हैं, ये बड़े आदमियों के पास रहती हैं। वो माँ का दर्जा, स्टेटस, अपने माँ का स्टेटस उसे दिए। तो इसके अलावा कई ऐसे सूफ़ी संत के साथ ये मिले रहते थे, उनके साथ बातचीत करते थे। ये जालना में एक बहुत बड़े सूफ़ी हैं, वो कौन से ऑर्डर के हैं, शतारी ऑर्डर के हैं, उनका नाम है जानुल्लाह, हज़रत जानुल्लाह, आप भी जानते होंगे। वहाँ पे वो हज़रत जानुल्लाह के पास उनका बैठना उठना था। संभाजी को साथ भी ले जाते थे, वो कई बार उनके पास जाते उठते बैठते थे। तो उनको आने जाने के लिए एक डोली भी दिए थे, वो जो स्लेव्स अपने शोल्डर्स पे जाते हैं उसमें बैठे रहते हैं, देखे होंगे आप डोली, प्लैंक्विन बोलते हैं अंग्रेज़ी में उसको। तो वो आज भी है, वो शिवाजी महाराज जो दिए हैं वो दरगाह को, या जो हज़रत जानुल्लाह को जो दिए हैं, आज भी है। आज भी वो दरगाह से जो सज्जादा नशीन बोलते हैं, सक्सेसर, वो दरगाह के उर्स में वो डोली में बैठकर उनका प्रोसेशन निकलता है। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मुस्लिम सेंट्स हैं या मुस्लिम सूफ़ीज़ हैं, एल्डरली पर्सनस हैं मुस्लिम्स को, वो ये रिस्पेक्ट देते थे। क्यों? वो जानते थे ये गॉडली मैन हैं, ये बड़े हैं, हमारे से बड़े हैं, इनको हम रिस्पेक्ट देना चाहिए। जब भी कोई एक एरिया पे अटैक, ये कहाँ पे लिखी हुई ये बात है, ये तारीख़ शिवाजी में ये बात है, कहाँ भी अगर कोई एरिया में अटैक किए, कुरान वगैरह, कुरान शरीफ उनके हाथ में मिला, कोई ला के दिया उनके, देखो महाराज ये कुरान शरीफ मिला है, वो कुरान शरीफ को रिस्पेक्टफुली हाथ में लेते थे और वहाँ के जो एल्डरली कोई मुस्लिम है तो उसे बुला के उनके हाथ में देते थे। ये सब चीज़ें चुप ऐसे ही रामराज को देखे होंगे आपको, विजयनगर का जो रामराज बादशाह था, आखिरी बादशाह, वो कुरान की डिसिक्रेशन वो करता था। मगर ये जो महाराज हैं, इनके क्वालिटीज़ देखिए आप। ही वॉज ए ग्रेट ह्यूमन बीइंग, रिमेंबर दिस। ए पर्सन हु रिस्पेक्ट्स विमेन फोक, डेफिनेटली अनडाउटेडली दैट पर्सन इज़ ए ग्रेट पर्सन, मैं समझता हूँ। तो ये सब चीज़ें, ये जो क्वालिटीज़ हैं, आज हम नहीं बोल रहे हैं, हम बता रहे हैं कि वो एंटी मुस्लिम्स थे, ये थे, वो थे, ऐसा किए वैसा किए। उनका मोमेंट चला, नो डाउट, कब से 1650 से 1680 तक चला। वो मोमेंट में वो एक मराठा राज्य भी बना, सब ठीक है, मगर इसके बावजूद भी जो मराठा टाइज जो हैं उनके दौर में और हमारे दौर में, हमारे दौर तक जो मराठा टाइज जो है, जो रिलेशंस जो बने हैं वो वंडरफुल आप यहाँ पे देख सकते हैं। कई जो कस्टम्स हैं, मराठी कस्टम्स मुसलमानों में आए, मुसलमानों के कई कस्टम्स मराठों में आए। जब मैं शिवाजी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो उस वक्त मेरे जो फ्रेंड्स थे, जो फेलो जो थे, वो बोलते थे सर, इमारत वाले सर, हम मटन खाते हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आओ बीजापुर में मैं खिलाता हूँ, और वो हलाल कट चाहिए। मैं पूछा हलाल कट ही चाहिए, दूसरा मटन नहीं खाते आप? नहीं, वो प्राचीन काल से हमारे फैमिली में वो चला आ रहा है। जब तक कोई मुल्ला या मुस्लिम आकर उसे हलाल कट नहीं करता, जब तक हम गोश्त नहीं खाते। ये कहाँ से आया? कौन सिखाए हलाल कट? ये मुस्लिम सिखाए। एम आई राइट? सही है। तो ये जो चीज़ें आए हैं,
जो हिंदू कस्टम्स, मराठा कल्चर, मराठा संस्कृति, मुसलमानों पर उसका प्रभाव हुआ, ये आर्किटेक्चर पे उसका प्रभाव हुआ, दक्षिणी लैंग्वेज पे प्रभाव हुआ, पर्शियन पे प्रभाव हुआ। और ये जो पर्शियन जो ये ड्रेसेस हैं, ड्रेसेस कौन से, ये शेरवानी, ये महाराजा का जो ड्रेस है वो पर्शियन ड्रेस है, पर्शियन ड्रेस है वो जो ट्राउज़र है, टाइट ट्राउज़र है, ऊपर का जो गवन है पर्शियन है वो। ये पर्शियन फिर ये वो अडॉप्ट किए, तो हम क्यों अडॉप्ट नहीं करेंगे? हम भी करेंगे। हम जो पहने ये सूट है या ये है वो है, ये सब यूरोपियन स्टाइल में है उस ज़माने में। और ये दाढ़ी भी रखे हैं, मेरी उतनी दाढ़ी है देखो उनकी, ये किसके इन्फ्लुएंस से हुआ? ये पर्शियंस मुस्लिम्स के इन्फ्लुएंस से हुआ, राइट। तो ये सब ये एक दूसरों की जो अच्छाइयाँ हैं इसको हम अपनाना चाहिए, हमें एक दूसरों से अच्छी चीज़ें सीखना चाहिए। लिव एंड लेट लिव, लिव एंड लेट डाई, ये नहीं हम ही रहते हैं सब तुम मर जाओ, लिव एंड लेट डाई बोलते हैं उसे, वो नहीं, लिव लेट डाई नहीं, लिव एंड लेट डाई, हम भी जिएंगे तुम भी जिएंगे, तुम्हें हमें सपोर्ट करो या हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये कंसेप्ट प्राचीन काल से लेकर आज तक हमारे पास आया है, इसको अपनाना है, इसको परोसना है, इसको स्प्रेड करना है, इसका प्रसार करना है। तो इतना ही नहीं, मिडिवल टाइम्स में, मध्यकाल में कई मुस्लिम श्राइन्स, दरगाह, ये हिंदू ब्राह्मण्स या मराठास ये मैनेज करते थे, उसका लिस्ट भी है मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ। सदरुद्दीन, पीर सदरुद्दीन, उनकी जो दरगाह है वो खपोडी थाना में है, उसका जो मुजावर है, केयर टेकर, उसका नाम है, ये पुराना रिकॉर्ड है, बाद में उनके फैमिली के कोई होंगे, ये दत्त पाटिल नाम का है, उसके जो बाप का नाम है बाल पाटिल। इसी तरह हाजी मलंग जो दरगाह है कल्याण में, वहाँ के जो मैनेजर है हसलूनी बाई, ये भी मराठा है। तो फिर पीर जमाल शाह ऑफ कल्याण, इसके जो केयर टेकर हैं, मुतवल्ली भी कहते हैं उसे, रामचंद्र शिवराम घोखले मराठी हैं। तो फिर हाजी जलाल शाह, पीर मोहम्मद हुसैन, फिर पीर पतंग शाह, गैबी शाह ऑफ शयल हार, ये सब इसके जो मैनेजर्स हैं ये सब नॉन मुस्लिम्स हैं। मुस्लिम्स टॉलरेट किए, ये हमारा है बोल के बैठे नहीं, कर रहे हैं, आप भी अच्छा काम कर रहे हैं, करो, आप भी करो, हम भी करेंगे। ये नहीं भाई हमारे पीर हैं, ये हमारा ये दे जो। एक पत्थर निकला तो ये शुरू हो गया हंगामा, एक पत्थर क्या भी निकला, ये ऐसा है, वैसा है, ये वो हुआ, ये क्या है? ये समझना चाहिए। ये वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, वी हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट्स, द मॉरल्स, द वैल्यूज़। इसके अलावा यहाँ पे एक नेसरी नाम का गांव है कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे एक पीर महावरी खंडायत हमारे पास सूफी है, वो उनका चिल्ला है, चिल्ला बोले तो 40 डेज तक वहाँ पे वो बैठे थे, वो पूजा करते हुए बैठे थे वो। तो उसके जो मैनेजर हैं कोई सुल्तान राव हैं, सुल्तान राव, उनके पूरे फैमिली में मोहन नाम है तो मोहन सुल्तान, राहुल नाम है राहुल सुल्तान, आज तक भी उनके फैमिली में वो सुल्तान 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 चला आ रहा है। ये किसका इन्फ्लुएंस है? ये पर्शियन इन्फ्लुएंस है, इस्लामिक इन्फ्लुएंस है। ये सब चीज़ें उस ज़माने से आज तक चलती आ रही हैं। लेकिन वेरी रिग्रेटफुली, ऐसे अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हिस्ट्री में जितने भी अच्छे चीज़ें हैं उसको हम छोड़कर वहाँ पे जो बुरे चीज़ें हैं, मार धाड़, नुकसान करना, बर्बाद करना, इसकी जान लेना, उसको मारना, उसके प्रॉपर्टीज़ को जलाना, इसको तकलीफ़ देना, हिस्ट्री में भी हुआ है। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं हुआ है, वो सब आज हम रिपीट कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं। ये जो पास्ट में या इतिहास में जो पिछले जो बायगॉन डेज जिसे हम कहते हैं, उस पे जो भी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम उसे अपनाना ज़रूरी है। उसके बगैर हमारा सर्वाइवल नहीं। अगर उसमें जो बुरी चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हम उसे अपनाएं, आज उसे प्रैक्टिस करें, तो हमारा प्रेजेंट भी ख़राब होगा, हमारा फ्यूचर भी ख़राब होगा। ये बहुत ज़रूरी है। वी आर ऑल लर्नेड पीपल, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये जो कई सदियों से, सेंचुरीज से हम सब मिलकर जो रहे हैं, इसको आगे बढ़ाना है। हमारे लिए, हमारी तो ज़िंदगियाँ हुई
कम से कम एक सब मेरे ख्याल से तो ये 30-35 के ऊपर ही लोग हैं, और मेरे उम्र के भी 60 के ऊपर भी बहुत से लोग हैं। हम तो कामयाब रहे, मगर यही तर्ज हिंदुस्तान में रहा, भारत में रहा, तो हमारे बच्चों की ज़िंदगियाँ, हमारी जनरेशन को हम बर्बाद कर रहे हैं। सो देर आर मैनी गुड थिंग्स इन हिस्ट्री, बहुत से अच्छी चीज़ें हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, उसको आप देखें। शिवाजी महाराज के जो स्किल्स हैं, एबिलिटीज़ हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो उनका जो सलूक है, बिहेवियर है, वो आप उसे अपना। अब ये अफजल खान को मारा बोल के सबको मार लेते निकलेंगे, जो भी खान है उसे मारेंगे, ऐसा नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। उनके जो महाराज के जो अच्छी चीज़ें हैं वो अपनाओ। कुरान की जो ताज़ीम कर रहे हैं, औरतों को जो इज़्ज़त दे रहे हैं, ये सब अपनाओ। औरतों की क्या हालत है हिंदुस्तान में आज देखो, मर्दों की भी हालत बदतर है, उसी तो औरतों की भी हालत बदतर है। कई रेप्स, नंबर 1 हिंदुस्तान पूरा दुनिया में नंबर 1 रेट में आ गया ये सब चीज़ों में। सब ये समझना चाहिए, हमारा नाम बहुत बड़ा नाम है। हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, महान देश है, विशाल सोच रखने वाला देश है। यहाँ के लोगों पर पूरी दुनिया में लोग भरोसा करते हैं। रिमेंबर दिस वन, पाकिस्तानी पे भरोसा नहीं करते हैं, बांग्लादेशी पे नहीं करते हैं, श्रीलंका के लोगों पे नहीं करते हैं। ये मेरे तजुर्बे की बात बोल रहा हूँ मैं। इंडियन मुस्लिम्स, इंडियंस ट्रस्टवर्दी पीपल, भरोसे के लायक है। आप ऐसा हमें यहाँ करने लगे, यहाँ पे सब खाना जंगी सिविल वॉर शुरू किए, यह भरोसा भी गया, हमारा जो जनरेशन आ रहा है वो भी ख़त्म होगा। तो विद दिस मैसेज आई कंक्लूड माई स्पीच। आई एम वेरी मच थैंकफुल दैट यू ऑल हर्ड विथ ग्रेट कामनेस। बहुत ही खुशी के साथ, बहुत ही पॉजिटिवली आप मुझे सुने, और बहुत सब्र के साथ भी सुने। मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर इमारतवाली सरांनी अतिशय चांगल्या प्रकारे आपल्याला आदिलशाही मराठा संबंध आणि छत्रपती शिवरायांची माहिती दिली। सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे शेवट त्यांनी अतिशय सुंदर केला। या आपल्या भारतीयांना जो मान आहे जगात सर्वत्र, तो इतरांना नाही, आणि त्यासाठी आपली संस्कृती जी सद्भावनेची आहे ती टिकून राहायला हवी, हा आशावाद त्यांचा अतिशय चांगला आणि आपल्यासाठी एक चांगला संदेश देणारा। आपल्या सर्वांच्या वतीनं मी सरांचं मनापासून आभार मानतो, आणि आपण या ठिकाणी उपस्थित राहिलात, आपल्या सर्वांचाही मनापासून आभार, धन्यवाद।